किम जोंग इल, समाजवाद का हनन असहनीय है। ऐसे समय में जब साम्राज्यवादी और प्रतिक्रियावादी समाजवाद के खिलाफ अभूतपूर्व रूप से शातिर षड्यंत्रों का सहारा ले रहे हैं, समाजवाद के बारे में कई भ्रामक बयान दिए जा रहे हैं। समाजवाद के दुश्मन इसका दुरुपयोग कर रहे हैं, इसे अधिनायकवादी, बैरक जैसा और प्रशासनिक और आदेशात्मक कह रहे हैं और तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं। ये दिखावा कर रहे हैं कि समाजवाद को जो झटका लगा है वह इसकी प्रकृति के कारण है। ये दावा कि समाजवाद अधिनायकवादी, बैरक जैसा और प्रशासनिक और आदेशात्मक है, मूल रूप से उस घातक समाजवाद विरोधी प्रचार से अलग नहीं है जिसे साम्राज्यवादियों ने दुनिया में समाजवाद के पहली बार प्रकट होने के बाद से चलाया है। साम्राज्यवादियों ने हमेशा कहा है कि समाजवाद एक अमानवीय समाज है जिसमें कोई स्वतंत्रता या लोकतंत्र नहीं है। अधिनायकवादी, बैरक जैसे और प्रशासनिक और कमांडिंग शब्द साम्राज्यवादियों के समाजवाद के खिलाफ झूठे प्रचार की पुनरावृत्ति हैं जो नए शब्दों का उपयोग करते हैं। लोकतांत्रिक विचार जो बहुत समय पहले सामंती निरंकुशता के विरोध में स्वतंत्रता, समानता और मानवाधिकारों की वकालत करता था, उसे पूंजीवादी वर्ग ने बुर्जुआ लोकतंत्र में बदल दिया, जिसने पूंजी द्वारा शोषण और अधीनता को लागू किया और उसका बचाव किया। साम्राज्यवादियों ने बुर्जुआ लोकतंत्र को उदार लोकतंत्र कहकर अलंकृत करने का हर संभव प्रयास किया, हालांकि वे इसके मिथ्यात्व और प्रतिक्रियावादी स्वभाव को छिपा नहीं सके, न ही वे लोकप्रिय जनता के मन से समाजवाद की उनकी आकांक्षा और लालसा को दूर कर सके जो उन्हें वास्तविक स्वतंत्रता और लोकतंत्र प्रदान करेगा। फिर भी इसके अधिनायकवादी, बैरक जैसे और प्रशासनिक और कमांडिंग होने का कुतर्क समाजवाद के खिलाफ साम्राज्यवादियों के शातिर प्रचार की पुनरावृत्ति ने हाल के वर्षों में कई समाजवादी देशों में लोगों के बीच वैचारिक भ्रम पैदा किया है। वर्ग शत्रुओं ने इस वैचारिक भ्रम को हवा देकर तथा जनमत को गुमराह करके समाजवाद को ध्वस्त कर दिया है। अनेक देशों में समाजवाद का पतन साम्राज्यवादियों तथा प्रतिक्रांतिकारी ताकतों की साजिश तथा मिलीभगत का परिणाम था तथा साम्राज्यवाद की वैचारिक तथा सांस्कृतिक घुसपैठ तथा दक्षिणपंथी अवसरवादी विचारों की विनाशकारी कार्रवाई का परिणाम था। पतन में निर्णायक भूमिका उन देशों में समाजवाद के पाखंडियों की प्रतिक्रांतिकारी योजनाओं की थी। समाजवाद को कुचलने के लिए साम्राज्यवादियों ने लंबे समय से आक्रमण तथा दबाव, नाकाबंदी तथा तुष्टीकरण जैसे विध्वंसकारी कदमों को अंजाम दिया है। साथ ही उन्होंने कम्युनिस्ट तथा मजदूर वर्ग के आंदोलन के उच्च तबके में उभरे पतितों तथा क्रांति के गद्दारों को अपने पिट्ठुओं के रूप में इस्तेमाल किया है। जैसा कि अंतर्राष्ट्रीय साम्यवादी आंदोलन का इतिहास दर्शाता है और इसके भीतर वैचारिक उलझन और तमाम उतार चढ़ाव इस तथ्य के कारण है कि क्रांति के विद्रोही इसके ऊपरी तबके में उभरे हैं। ऐतिहासिक स्थिति में जब समाजवाद एक शक्तिशाली भौतिक शक्ति बन गया था, साम्राज्यवादियों ने इसे भीतर से कमजोर करने की रणनीति को अधिक महत्व दिया और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्रूर प्रयास किए। साम्राज्यवादियों द्वारा अपनाई गई इस रणनीति के अनुसार समाजवाद का दुरुपयोग अभूतपूर्व स्तर तक ले जाया गया और साथ ही समाजवाद की अधिनायकवादी, बैरकों जैसा और प्रशासनिक और आदेशकारी होने की आलोचना अस्तित्व में आई। ये कि ऐसी निंदा साम्राज्यवादियों की समाजवाद विरोधी रणनीति का परिणाम है, यह इस तथ्य से साबित होता है कि समाजवाद को नष्ट करने के उद्देश्य से किए गए सभी आपराधिक कृत्य साम्राज्यवादियों के समर्थन और उनके हेरफेर के तहत किए गए हैं। आज समाजवाद को बदनाम करने की गद्दारों की साजिशें और भी जघन्य और उन्मत्त होती जा रही हैं। उनका उद्देश्य अपनी विश्वासघात को उचित ठहराना और समाजवाद के पुनर्जन्म को रोकना है। वे समाजवाद को अधिनायकवादी, बैरक जैसा और प्रशासनिक और आदेशात्मक कहकर बदनाम कर रहे हैं, जबकि समाजवाद विघटित हो चुका है और कई देशों में पूंजीवाद पुनर्जीवित हो चुका है। ये स्पष्ट प्रमाण है कि समाजवाद के पाखंडी साम्राज्यवाद के पिट्ठू हैं। समाजवाद को अधिनायकवादी, बैरक जैसा और प्रशासनिक और आदेशात्मक कहना कुतर्क है। अधिनायकवाद फांसीवादी तानाशाहों के राजनीतिक विचार के रूप में कार्य करता था। जर्मनी में कुख्यात हिटलर और इटली में मुसोलिनी ने अपनी फांसीवादी तानाशाही को सही ठहराने के लिए अधिनायकवाद को एक वैचारिक उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया। फांसीवादी तानाशाहों ने मेहनतकश लोगों की सबसे बुनियादी लोकतांत्रिक स्वतंत्रता और अधिकारों को भी कुचल दिया और राष्ट्रीय समाजवाद के भ्रामक नाम के पीछे अभूतपूर्व अत्याचारी नीतियों को लागू किया।
ये दावा करते हुए कि पूरे राष्ट्र और पूरे राज्य के लिए किसी भी मजदूर वर्ग के आंदोलन और किसी भी वर्ग संघर्ष की अनुमति नहीं दी जा सकती। अधिनायकवाद की प्रतिक्रियावादी प्रकृति यह है कि मेहनतकश लोगों के हितों को प्रतिक्रियावादी शासक वर्ग के लालची हितों की खातिर बलिदान कर दिया जाता है, इस बहाने कि व्यक्ति को समग्र के अधीन होना चाहिए। अधिनायकवाद में समग्र का मतलब लोकप्रिय जनता का पूरा होना नहीं है, बल्कि एकाधिकार पूंजीपतियों, बड़े भूस्वामियों, प्रतिक्रियावादी नौकरशाहों और सरदारों जैसे विशेषाधिकार प्राप्त समूहों का एक छोटा सा समूह है। समाजवाद, जिसके तहत जनता ही सब कुछ की मालिक है, को अधिनायकवाद कहना अंततः एक बेतुका झूठ है जो सबसे प्रगतिशील विचार को पहचानता है, जो जनता की मांगों को दर्शाता है और फांसीवादी शासकों के प्रतिक्रियावादी विचार को दर्शाता है। समाजवाद को बैरक जैसा कहकर उसकी निंदा करना भी बेतुका है। सामाजिक जीवन शैली विचारधारा द्वारा परिभाषित होती है और सामाजिक व्यवस्था के अनुसार बदलती रहती है। समाजवाद सबसे प्रगतिशील विचार है जो लोगों की अंतर्निहित मांगों को दर्शाता है, और समाजवादी व्यवस्था सबसे उन्नत व्यवस्था है जिसके तहत लोकप्रिय जनता एक स्वतंत्र और रचनात्मक जीवन का पूरा आनंद लेती है। उनकी स्वतंत्रता और रचनात्मकता पर रोक समाजवादी व्यवस्था के तहत नहीं बल्कि पूंजीवादी व्यवस्था के तहत होती है। पूंजीवादी समाज, जहां मेहनतकश लोग पूंजी के गुलाम हैं, उनके लिए एक फलदायी, स्वतंत्र और रचनात्मक जीवन सुनिश्चित नहीं कर सकता। ये दावा करना कि समाजवाद बैरक जैसा है, एक घातक प्रचार है जो काले को सफेद करने का प्रयास करता है। समाजवाद पर प्रशासनिक और कमांडिंग होने का आरोप लगाना भी अनुचित है। सामान्य तौर पर प्रबंधन की प्रशासनिक और कमांडिंग पद्धति शासन की एक पुरानी पद्धति है जो शोषक समाज में कानूनी अधिकार का आह्वान करके विशेषाधिकार प्राप्त वर्गों की मांगों को पूरा करती है। पूंजीवादी समाज में जहां अर्थव्यवस्था बाजार अर्थव्यवस्था के सिद्धांतों पर स्वतःस्फूर्त रूप से चलती है, राज्य और सामाजिक प्रशासन प्रशासनिक और आदेशात्मक पद्धति से संचालित होता है और नियंत्रण का लक्ष्य लोकप्रिय जनता प्रशासनिक आदेशों का पालन करने के लिए बाध्य होती है। इसके विपरीत समाजवादी समाज में लोकप्रिय जनता, जो राज्य और समाज की स्वामी बन गई है, स्वामी का पद धारण करती है और प्रशासन में स्वामी की भूमिका निभाती है। लोकप्रिय जनता द्वारा राज्य और सामाजिक प्रशासन की मूलभूत विशेषता यह है कि सभी गतिविधियों में राजनीतिक कार्यों को प्राथमिकता दी जाती है और वरिष्ठ अपने अधीनस्थों की सहायता करते हैं और एक दूसरे के साथ भाईचारे के तरीके से सहयोग करते हैं। ये पुराने समाज में प्रबंधन की नौकरशाही पद्धति से मौलिक रूप से भिन्न है, जिसमें सब कुछ प्रशासनिक आदेशों के अनुसार लगाया जाता था। अतीत में समाजवादी व्यवहार में जो प्रशासनिक और आदेशात्मक प्रबंधन पद्धति प्रकट हुई थी, वह समाजवादी समाज की मूल प्रकृति से उत्पन्न नहीं हुई थी, बल्कि शोषक समाज की विरासत थी। समाजवाद के पाखंडियों ने प्रशासनिक और आदेशात्मक पद्धति का विरोध करने के बहाने लोकतांत्रिक केंद्रीयता के सिद्धांत के विरुद्ध अपने हमले की अगुवाई की। समाजवादी राज्य की गतिविधियों में लोकतांत्रिक केंद्रीयता एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। समाजवादी राज्य की गतिविधियों में लोकतंत्र और केंद्रीयता एक साथ मिलती है और यही समाजवादी राज्य की गतिविधियों की एक महत्वपूर्ण विशेषता निहित है। लोकतंत्र के नाम पर केंद्रीयता को कमजोर करते हुए अराजकता की स्थिति पैदा करने वालों ने समाजवाद को नष्ट कर दिया और वे अब खुलेआम बुर्जुआ तानाशाही की ओर बढ़ रहे हैं। समाजवाद के विरुद्ध ये बदनामी बेतुकी है, लेकिन इसने लोगों में वैचारिक भ्रम पैदा किया है, मुख्यतः इसलिए कि वे समाजवादी विचार से पूरी तरह सुसज्जित नहीं हैं। बेशक बदनामी की प्रतिक्रियावादी प्रकृति को शुरू से ही पहचानना आसान नहीं था, क्योंकि यह समाजवाद की आड़ में चालाकी से संचालित की गई थी। लेकिन यदि समाजवादी सिद्धांत को विकसित और परिपूर्ण करके उचित मानदंड तैयार किया गया होता और यदि जनसाधारण को समाजवादी विचार से सुसज्जित किया गया होता, तो वे इस तरह के कुतर्कों से आसानी से विचलित नहीं होते। यदि समाजवादी उद्देश्य की रक्षा और पूर्णता करनी है, तो समाजवादी विचार को निरंतर विकसित और परिपूर्ण किया जाना चाहिए और जनसाधारण को इससे सुसज्जित किया जाना चाहिए, ताकि वे समाजवाद को अपना अटल विश्वास मान लें। वे समाजवाद में तभी विश्वास रखेंगे जब वे समाजवादी उद्देश्य की न्यायसंगतता के प्रति आश्वस्त होंगे। महान नेता कॉमरेड किम इल सुंग ने जुचे विचार की रचना की और इसी आधार पर समाजवादी विचार को विकसित और परिपूर्ण किया। जुचे समाजवादी विचार यह स्पष्ट करता है कि समाजवादी समाज सबसे उन्नत समाज है,
जहां जनसाधारण हर चीज का स्वामी होता है और हर चीज उसकी सेवा करती है, और यह एक ऐसा समाज है जो अपनी एकता के बल पर लगातार विकसित होता है। समाजवादी उद्देश्य इसी में है कि आम जनता राज्य और समाज के स्वामी के रूप में पूर्ण रूप से स्वतंत्र और रचनात्मक जीवन जिए। हमारे लोगों का ये दृढ़ विश्वास है, इसलिए वे समाजवाद विरोधी तूफानों के बावजूद समाजवाद के मार्ग पर लगातार आगे बढ़ रहे हैं। यदि भूतपूर्व समाजवादी देशों ने समय की आवश्यकताओं और विकासशील क्रांति के अनुरूप समाजवादी विचार को विकसित और परिपूर्ण किया होता, और यदि उन्होंने जनसाधारण को इससे सुसज्जित किया होता और इस प्रकार यह सुनिश्चित किया होता कि वे समाजवाद को अपने दृढ़ विश्वास के रूप में स्वीकार करें, तो वे दुखद घटनाएं नहीं होती जिनमें जनसाधारण पूंजीवादी समाज की प्रतिक्रियावादी भ्रष्ट प्रकृति को न देख पाने और उसके बारे में भ्रम पालने में विफल रहा, वैचारिक रूप से डगमगा गया और इस प्रकार समाजवाद को कुंठित कर दिया। जैसा कि अनुभव से पता चलता है, यदि हमें समाजवाद के उद्देश्य की रक्षा करनी है और उसे गौरव प्रदान करना है, तो समाजवादी विचार को परिपूर्ण किया जाना चाहिए और जनसाधारण को इससे सुसज्जित किया जाना चाहिए, ताकि यह उनका दृढ़ विश्वास बन जाए। इसके अलावा हमें ये भी सुनिश्चित करना चाहिए कि लोगों का समाजवाद में अटूट विश्वास हो और वे इसे बचाना अपना नैतिक कर्तव्य समझें। शोषक समाज में शासक वर्ग की राजनीति मेहनतकश जनता की नैतिकता के विपरीत चलती है, जबकि समाजवादी समाज में राजनीति और नैतिकता एक दूसरे के अनुरूप होती है, जहां जनता राज्य और समाज की स्वामी होती है। जनता की राजनीतिक और नैतिक एकता तभी स्थायी हो सकती है जब समाजवादी नैतिकता पूरी तरह से प्रचलित हो। समाजवाद वास्तविक जीवन में तब गहरी जड़ें जमा लेता है जब क्रांतिकारी भाईचारे और दायित्व पर आधारित समाजवादी नैतिकता स्थापित हो जाती है और व्यापक हो जाती है। ऐसा होने पर ही जनता समाजवादी समाज के स्वामी के रूप में अपनी जिम्मेदारियों और भूमिका का पूरी तरह से निर्वहन कर सकती है, समाजवाद का सफलतापूर्वक निर्माण कर सकती है, समाजवाद के उद्देश्य की दृढ़ता से रक्षा कर सकती है और चाहे कितनी भी प्रतिकूल परिस्थिति क्यों न हो, उसका प्रचार कर सकती है। क्रांति के विश्वासघाती समाजवादी निर्माण के दौरान दिखाई देते हैं क्योंकि उन्होंने समाजवाद को अपना विश्वास या नैतिकता नहीं बनाया है। समाजवाद का उद्देश्य जनता का है और समाजवादी उद्देश्य के साथ विश्वासघात जनता के साथ विश्वासघात है। लोगों के साथ विश्वासघात नैतिकता की सबसे बड़ी कमी का प्रकटीकरण है। किसी नेता द्वारा पार्टी के सदस्यों और उन लोगों के विश्वास को अस्वीकार करना नैतिकता की कमी का सबसे बुरा प्रकटीकरण है जिन्होंने उसे पार्टी और राज्य के नेतृत्व के लिए चुना है। उसे केवल तभी थोड़ा विवेक वाला कहा जा सकता है जब वह अपनी योग्यता की कमी के कारण अपने पद से इस्तीफा दे या किसी कारण से पार्टी छोड़ दे। अतीत में जो लोग समाजवाद के प्रति अपनी निष्ठा की बात करते थे, वे अंततः समाजवाद के विरोधी बन गए हैं। इसका कारण यह है कि वे समाजवाद को अपनी आस्था और नैतिकता बनाने में असफल रहे। इससे पता चलता है कि समाज के सभी सदस्यों के लिए समाजवाद को अपनी आस्था और नैतिकता बनाने के लिए वैचारिक परिवर्तन सबसे महत्वपूर्ण कार्य है और समाजवाद के उद्देश्य की रक्षा और उसे पूरा करने में इसे प्राथमिकता के रूप में किया जाना चाहिए। वैचारिक परिवर्तन को समाजवाद के निर्माण के व्यावहारिक संघर्ष के साथ घनिष्ठ संयोजन में किया जाना चाहिए। जनसाधारण को समाजवादी विचार से सुसज्जित करने का मुख्य उद्देश्य क्रांतिकारी तरीके से जागृत लोगों की ताकत पर भरोसा करके समाजवाद का सफलतापूर्वक निर्माण करना है ताकि उन्हें अधिक स्वतंत्र और रचनात्मक जीवन प्रदान किया जा सके। समाजवादी निर्माण के बिना जनसाधारण को समाजवादी विचार से सुसज्जित करने का कार्य करना कठिन है। जब लोग अपने जीवन में समाजवाद का सफलतापूर्वक निर्माण करके इसकी श्रेष्ठता को पहचान लेंगे, तभी वे इसे अपने लिए महत्वपूर्ण मानेंगे। मजदूर वर्ग की पार्टी और राज्य को समाजवाद का निर्माण करके इसकी श्रेष्ठता को पूर्ण रूप से प्रदर्शित करने के लिए अपने प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। समाजवाद की आवश्यक श्रेष्ठता इस तथ्य में निहित है कि जनता ही हर चीज की स्वामी है। जनता को हर चीज का स्वामी बनने के लिए सबसे पहले राजनीति का स्वामी बनना होगा। तभी वे योग्य स्वामी के रूप में पूर्ण सामाजिक जीवन जी सकते हैं। समाजवादी राजनीति जनता द्वारा स्वामी के रूप में की जाने वाली लोकप्रिय राजनीति है। शोषकों के समाज में राजनीति का सार यह है कि शोषक वर्ग द्वारा वर्ग वर्चस्व सुनिश्चित किया जाए और मेहनतकश जनता केवल राजनीति की वस्तु है।
पूंजीवादी समाज में जनता का जीवन स्वतःस्फूर्त होता है और प्रत्येक व्यक्ति अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए उसका नेतृत्व करता है। लेकिन समाजवादी समाज में लोग स्वयं राजनीति के स्वामी होते हैं और सामाजिक जीवन के सभी पहलुओं को एक समान तरीके से व्यवस्थित और संचालित करते हैं। राजनीति कुछ राजनीतिक संगठनों द्वारा की जाती है। समाजवादी समाज में लोगों को अपने अधिकारों का प्रयोग करने और राज्य और समाज के स्वामी के रूप में अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के लिए उनके पास एक राजनीतिक संगठन होना चाहिए जो उनकी इच्छा और हितों का प्रतिनिधित्व करता हो। समाजवादी समाज में लोगों की इच्छा और हितों का प्रतिनिधि मजदूर वर्ग की पार्टी और सरकार है। समाजवादी समाज में मजदूर वर्ग की पार्टी सर्वोच्च राजनीतिक संगठन है और सरकार सबसे व्यापक राजनीतिक संगठन है। समाजवादी समाज में राज्य और समाज के स्वामी के रूप में लोकप्रिय जनता की स्थिति और भूमिका की गारंटी मजदूर वर्ग की पार्टी और सरकार द्वारा दी जाती है। समाजवादी समाज में राजनीतिक संगठन को अपनी राजनीतिक गतिविधियों का संचालन इस तरह से करना चाहिए जो लोकप्रिय जनता की इच्छा और हितों के प्रतिनिधि के रूप में उसकी प्रकृति के अनुकूल हो। समाजवादी समाज की प्रकृति के अनुकूल राजनीतिक तरीके बनाना लोगों के लिए राजनीति को साकार करने की एक बुनियादी शर्त है। यदि मजदूर वर्ग की पार्टी और समाजवादी सरकार भी बन गई हो, तो भी जब तक नई समाजवादी राजनीतिक पद्धतियां नहीं बनाई जाती, तब तक जनता अपने अधिकारों का प्रयोग करने और राजनीति के वास्तविक स्वामी के रूप में अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने में असमर्थ रहेगी। समाजवाद एक अनगढ़ रास्ता है और समाजवाद में निहित नई राजनीतिक पद्धतियां बनाना अत्यंत कठिन और जटिल है। अतीत में बहुत से लोग इस प्रचलित सिद्धांत का सहारा लेते थे कि राजनीति को आर्थिक व्यवस्था द्वारा परिभाषित किया जाता है और सोचते थे कि समाजवादी व्यवस्था स्थापित हो जाने पर राज्य और समाज के प्रबंधन की समस्या आसानी से हल हो जाएगी। इसलिए समाजवादी समाज की प्रकृति के अनुरूप नई राजनीतिक पद्धतियां बनाने की समस्या का सही ढंग से समाधान नहीं किया गया और पुराने समाज की राजनीतिक पद्धतियों के अवशेष काफी हद तक पुनर्जीवित हो गए। पुराने समाज से राजनीतिक पद्धतियों के अवशेषों को समाजवादी समाज से नहीं हटाया गया। इसका कारण समाजवादी राजनीतिक संगठन के सार की गलत समझ थी, जो पुराने समाज के राजनीतिक संगठन से अलग था। अतीत में पार्टी को मुख्य रूप से एक निश्चित वर्ग की संगठित टुकड़ी के रूप में माना जाता था, जो इस वर्ग के हितों की रक्षा करती थी, और वर्ग संघर्ष में एक हथियार के रूप में सरकार को भी समाज पर अपने राजनीतिक प्रभुत्व को साकार करने के लिए प्रभुत्वशाली वर्ग के लिए एक शक्ति अंग माना जाता था। इसलिए पार्टी और सरकार के निर्माण और गतिविधियों में मुख्य ध्यान वर्ग संघर्ष में एक हथियार और सत्ता के निष्पादक के रूप में उनके कार्यों और भूमिका को बढ़ाने पर दिया गया था। मजदूर वर्ग की पार्टी और समाजवादी सरकार का सार सबसे ऊपर ये है कि वे लोगों की सेवा करते हैं। केवल जब मजदूर वर्ग की पार्टी और समाजवादी सरकार जनता की सेवा करने के रुख पर कायम रहती है, तभी वे वर्ग संघर्ष कर सकते हैं और स्वतंत्रता के लिए लोकप्रिय जनता की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए राजनीतिक शक्ति का सही ढंग से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कि वे जनता की सेवा करते हैं मजदूर वर्ग की पार्टी और सरकार का सार और श्रेष्ठता है, जो शोषक वर्ग की पार्टी और सरकार से मौलिक रूप से भिन्न है। जनता की सेवा करने वाली मजदूर वर्ग की पार्टी और समाजवादी सरकार की गतिविधियों में विशेषाधिकार की थोड़ी सी भी तलाश असहनीय है। अपने स्वभाव में समाजवाद हर तरह के विशेषाधिकार को खारिज करता है। अतीत में समाजवादी व्यवहार में सत्ता और नौकरशाही का दुरुपयोग स्पष्ट था। ऐसा इसलिए था क्योंकि पार्टी और सरकार का निर्माण जनता के सेवक के रूप में उनके मिशन की अपेक्षा के अनुसार ठीक से नहीं किया गया था। सत्ता और नौकरशाही का दुरुपयोग समाजवाद विरोधी विचार और समाजवाद विरोधी तरीकों की अभिव्यक्ति है। यदि समाजवादी समाज में मजदूर वर्ग की पार्टी के सही नेतृत्व में जन दिशा को पूरी तरह से लागू किया जाए ताकि लोकप्रिय जनता राज्य और समाज के स्वामी की स्थिति में आ जाए और अपनी भूमिका पूरी तरह से निभाए, तो सत्ता के दुरुपयोग और नौकरशाही को खत्म करना संभव है। समाजवादी समाज में सत्ता के दुरुपयोग और नौकरशाही को खत्म करने के लिए सभी अधिकारियों में जनता की ईमानदारी से सेवा करने की भावना होनी चाहिए। हमारी पार्टी द्वारा लगाया गया नारा हम जनता की सेवा करते हैं स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि अधिकारियों को जनता के साथ व्यवहार करते समय क्या रवैया और रुख अपनाना चाहिए और उन्हें जनता के लिए कैसे काम करना चाहिए।
हमारा अनुभव साबित करता है कि जब अधिकारियों के बीच उनके तरीकों और कार्यशैली को सुधारने के लिए वैचारिक शिक्षा और वैचारिक संघर्ष जोरदार तरीके से चलाया जाता है, तो सत्ता के दुरुपयोग और नौकरशाही को खत्म करना काफी संभव है, जो पुराने समाज के अवशेष हैं। जब तक सत्ता के दुरुपयोग और नौकरशाही को समाप्त करने के लिए वैचारिक शिक्षा और वैचारिक अभियान नहीं चलाया जाता, तब तक वे पनपेंगे और बढ़ेंगे, गायब नहीं होंगे। अगर समाजवादी समाज में सत्ता के दुरुपयोग और नौकरशाही को बढ़ने दिया जाता है, तो वे लोकप्रिय जनता को पार्टी और राज्य से अलग कर देंगे और समाजवाद के दुश्मन इसका फायदा उठाएंगे। जिन देशों में समाजवाद ध्वस्त हो गया है, वहां की स्थिति ये दर्शाती है। हर देश में लोगों ने सत्ता के दुरुपयोग और नौकरशाही से मुक्त समाजवाद की मांग की, उन्होंने पूंजीवाद की मांग नहीं की। लेकिन कुछ देशों में सत्ता के दुरुपयोग और नौकरशाही के कारण पार्टी और सरकार लोगों की नजरों में बदनाम हो गई। इसका फायदा उठाते हुए लोगों को समाजवादी सत्ताधारी दलों और समाजवादी सत्ता के खिलाफ भड़काने के लिए विश्वासघात के काम किए गए। उन्हें बेतुकी बदनामी से गुमराह किया गया कि समाजवाद अधिनायकवाद है और उन्हें मानवीय और लोकतांत्रिक समाजवाद देने का वादा किया गया। समाजवाद के पतन के परिणामस्वरूप लोगों को जो मिला है वह मानवीय और लोकतांत्रिक समाजवाद नहीं, बल्कि पूंजीवाद है, जिसके तहत शोषण, उत्पीड़न और सामाजिक असमानता हावी है और हर तरह का अपराध और सामाजिक बुराई व्याप्त है। जिन देशों में समाजवाद ध्वस्त हो गया और पूंजीवाद पुनर्जीवित हुआ, वहां सत्ता का दुरुपयोग और नौकरशाही गायब नहीं हुई, बल्कि संस्थागत और वैध हो गई और अब सामाजिक रूप से प्रचलित है। समाजवाद की एक अंतर्निहित श्रेष्ठता इस तथ्य में निहित है कि इसके तहत हर चीज लोकप्रिय जनता की सेवा करती है। हर चीज लोगों की सेवा करती है। इसका मतलब है कि समाजवादी समाज में सभी पार्टी और राज्य की गतिविधियां लोगों को वास्तविक स्वतंत्रता और अधिकार प्रदान करने के साथ साथ एक समृद्ध और सुसंस्कृत जीवन प्रदान करने के लिए तैयार की जाती हैं। समाजवाद के दुश्मन ये दुर्भावनापूर्ण बदनामी करते हैं कि पार्टी और राज्य द्वारा लोकप्रिय जनता के लिए जिम्मेदार तरीके से प्रदान किया जाने वाला स्वतंत्र और रचनात्मक जीवन बैरक जैसा जीवन है। समाजवाद लोगों को एक समृद्ध और सुसंस्कृत जीवन प्रदान करता है। किसी भी चिंता से मुक्त रहने की लोगों की लंबे समय से पोषित इच्छा केवल एक समाजवादी समाज में ही पूरी हो सकती है, जिसमें पार्टी और राज्य लोगों के जीवन की जिम्मेदारी से देखभाल करते हैं। पूंजीवादी समाज में मेहनतकश लोगों के लिए निश्चिंत जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। इस समाज में जो लोग काफी संपन्न हैं, उन्हें भी अचानक दिवालिया होने, नौकरी छूटने और गरीबी का डर हमेशा बना रहता है। दूसरों के बारे में कुछ सोचे बिना आलस्य में समृद्ध जीवन जीना सच्चा मानव जीवन नहीं माना जा सकता। लोगों की आंतरिक आवश्यकताओं के अनुरूप एक सार्थक और खुशहाल जीवन एक रचनात्मक जीवन है, जिसे वे दुनिया को बदलने के लिए जीते हैं। यह एक स्वस्थ और समान रूप से समृद्ध जीवन है जिसका हर व्यक्ति आनंद लेता है। केवल ऐसे जीवन के माध्यम से ही लोग दुनिया के मालिक होने और समाज के समान सदस्य होने के योग्य होने पर गर्व महसूस कर सकते हैं। एक रचनात्मक, स्वस्थ और समान जीवन जो लोगों की आंतरिक आवश्यकताओं के अनुरूप है, केवल समाजवादी समाज में पूरी तरह से लागू किया जा सकता है, जिसमें पार्टी और राज्य लोगों के जीवन के लिए जिम्मेदार हैं। लोगों के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है सामाजिक समुदाय के प्रेम और विश्वास के बीच एक दूसरे के साथ एकजुट होने और सहयोग करने के लिए उनकी राजनीतिक अखंडता की मांग को समझना। लोग पूंजीवादी समाज में मानव के योग्य जीवन नहीं जी सकते और अपनी राजनीतिक अखंडता विकसित नहीं कर सकते, जिसमें पूंजी द्वारा प्राप्त विशेषाधिकारों के कारण मेहनतकश लोगों की गरिमा और व्यक्तित्व को बिना किसी संकोच के कुचला जाता है। ये केवल समाजवादी समाज में ही संभव है, जिसमें हर तरह के विशेषाधिकार को समाप्त कर दिया गया है और पार्टी और राज्य के नेतृत्व और देखभाल के तहत उनके लिए वास्तविक स्वतंत्रता और अधिकारों की गारंटी दी गई है कि वे मानव के योग्य जीवन जी सकते हैं, जो उनकी राजनीतिक अखंडता की मांगों को पूरा करता है। समाजवाद लोगों को एक सुव्यवस्थित सामाजिक व्यवस्था के तहत एक स्थिर जीवन जीने के लिए हर स्थिति प्रदान करता है। जीवन की समाजवादी व्यवस्था क्रांतिकारी व्यवस्था है जो लोकप्रिय जनता को पार्टी और राज्य के संरक्षण में उल्लंघन से मुक्त शांतिपूर्ण जीवन जीने में सक्षम बनाती है। ये सामूहिक व्यवस्था है जिसे लोग अपनी मर्जी से बनाए रखते हैं। समाजवादी जीवन व्यवस्था को नष्ट करना एक आपराधिक कृत्य है जो आम जनता को अपराध और सामाजिक बुराई का शिकार बनाता है।
जिन देशों में समाजवादी जीवन व्यवस्था अव्यवस्थित हो गई है, वे अब अराजकता की स्थिति में हैं। वहां हर तरह का अपराध और सामाजिक बुराई व्याप्त है और हर तरह के ठग और अपराधी उन्मत्त होकर काम कर रहे हैं, मानो उनका दिन आ गया हो। समाजवाद के पाखंडी बैरक जैसी जैसी घिसी पिटी बातें दोहराते रहते हैं, जिनका झूठ स्पष्ट रूप से उजागर हो चुका है। वे मेहनतकश लोगों को बेरोजगारी, गरीबी, अपराध और सामाजिक बुराई का शिकार बनाने के अपने विश्वासघात को छिपाने के मूर्खतापूर्ण प्रयास में ऐसा कर रहे हैं। समाजवाद की एक और अंतर्निहित श्रेष्ठता इस तथ्य में निहित है कि समाज आम जनता की एकजुट शक्ति के माध्यम से विकसित होता रहता है। समाज के विकास का तात्पर्य है कि दुनिया में लोगों की स्थिति और भूमिका में वृद्धि होती है, और इसका अर्थ है उनकी स्वतंत्रता, रचनात्मकता और चेतना में वृद्धि, जो मानव के गुण हैं। दूसरे शब्दों में, इसका अर्थ है कि लोगों की भूमिका उनकी स्वतंत्र वैचारिक चेतना और रचनात्मक क्षमता में वृद्धि के अनुरूप बढ़ती है, और लोगों की भूमिका में वृद्धि के साथ सामाजिक संपदा बढ़ती है और सामाजिक संबंध बेहतर होते हैं। इसलिए क्या किसी समाज में विकास की क्षमता है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि क्या वह लोगों की स्वतंत्रता, रचनात्मकता और चेतना को पूरी तरह से प्रदर्शित करने में सक्षम बनाता है। लोगों के लिए स्वतंत्रता और रचनात्मकता उनकी चेतना द्वारा गारंटीकृत है। इसलिए ये कहा जा सकता है कि चेतना मनुष्य की गतिविधियों में निर्णायक भूमिका निभाती है। इसका मतलब है कि वैचारिक चेतना मनुष्य की गतिविधि में निर्णायक भूमिका निभाती है। वैचारिक चेतना मनुष्य की आवश्यकताओं और हितों को प्रतिबिंबित करती है और इस प्रकार उसकी गतिविधियों के लक्ष्य और दिशा को परिभाषित करती है, साथ ही उसकी इच्छा और लड़ने की क्षमता को भी परिभाषित करती है। इसलिए सामाजिक विकास को गति देने वाला मूल कारक हमेशा वैचारिक चेतना ही होती है। सामाजिक प्रगति को सशक्त रूप से बढ़ावा देने वाली वैचारिक चेतना स्वतंत्र वैचारिक चेतना है, और लोगों की स्वतंत्र चेतना के विकास के उच्चतम स्तर पर वैचारिक चेतना समाजवादी विचारधारा है। ये निर्विवाद है कि समाजवादी समाज, जो समाजवादी विचारधारा से सुसज्जित लोकप्रिय जनता की क्रांतिकारी चेतना और रचनात्मकता के उच्च स्तर के माध्यम से विकसित हो रहा है, विकास की सबसे बड़ी क्षमता वाला समाज है। समाजवादी व्यवस्था की स्थापना समाज के सभी सदस्यों के लिए एक विचारधारा के आधार पर एकजुट होने और सहयोग करने के लिए सामाजिक और आर्थिक स्थितियों का निर्माण करती है। हालांकि लोगों के बीच एकता और सहयोग अनायास प्राप्त नहीं हो सकता है। पूरे समाज की एकता और सामंजस्य को मजबूत करने के लिए उनके बीच समाजवादी विचारधारा की शिक्षा में सुधार किया जाना चाहिए। अतीत में हालांकि समाजवादी व्यवहार में लोगों की वैचारिक चेतना के पुनर्निर्माण की उपेक्षा की गई थी, क्योंकि यह समझने में विफलता थी कि समाजवादी समाज के विकास के लिए बुनियादी प्रेरक शक्ति उच्च स्तर की वैचारिक चेतना के आधार पर लोगों के बीच एकता और सहयोग में निहित है। विशेष रूप से भौतिक प्रोत्साहन जैसे आर्थिक लीवर के माध्यम से उत्पादन के लिए लोगों के उत्साह को बढ़ाने की प्रवृत्तियां थीं, जो उत्पादन की शक्तियों के चरित्र के लिए उत्पादन संबंधों को अनुकूलित करने में समाजवादी अर्थव्यवस्था के विकास के लिए प्रेरक शक्ति की तलाश कर रही थीं। बेशक भौतिक प्रोत्साहन के लीवर का इस्तेमाल समाजवादी समाज में किया जा सकता है, क्योंकि यह संक्रमणकालीन है, लेकिन इस लीवर का इस्तेमाल समाजवादी विचारधारा में शिक्षा को प्राथमिकता देने के आधार पर किया जाना चाहिए। दूसरे शब्दों में, राजनीतिक और नैतिक प्रोत्साहन पर मुख्य जोर देने और उनके साथ भौतिक प्रोत्साहन को ठीक से जोड़ने के सिद्धांत को बनाए रखा जाना चाहिए। यदि ऐसा करने के बजाय केवल भौतिक प्रोत्साहनों पर जोर दिया जाए, तो इससे लोग अहंकारी बन जाएंगे, जो केवल अपने हितों की तलाश करेंगे, जिसके परिणामस्वरूप समाज स्थिर हो जाएगा और समाजवाद की नींव नष्ट हो जाएगी। जिन देशों ने समाजवादी विचारधारा में शिक्षा को त्याग दिया और अहंकार को बढ़ावा दिया, वहां समाजवादी अर्थव्यवस्था का निर्माण लड़खड़ा गया, और इसका फायदा उठाते हुए समाजवादी अर्थव्यवस्था पर मजदूर वर्ग की पार्टी और राज्य के नेतृत्व को प्रशासनिक आदेश प्रणाली का विरोध करने के बहाने खारिज कर दिया गया और पूंजीवादी बाजार अर्थव्यवस्था शुरू की गई। समाजवादी समाज में राजनीतिक नेतृत्व और अर्थव्यवस्था का केंद्रीकृत और व्यवस्थित मार्गदर्शन मजदूर वर्ग की पार्टी और राज्य के लिए एक बुनियादी कार्य है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वे लोकप्रिय जनता की देखभाल करने के लिए कर्तव्यबद्ध हैं। मजदूर वर्ग की पार्टी और राज्य के लिए अर्थव्यवस्था का मार्गदर्शन करने के अपने कार्य को छोड़ना, लोकप्रिय जनता की आजीविका का ख्याल रखने की अपनी जिम्मेदारी को अनदेखा करना है।
समाजवादी समाज में पार्टी और राज्य को अर्थव्यवस्था को जिस तरह से मार्गदर्शन देना चाहिए, वह एक देश से दूसरे देश में उनकी विशिष्ट स्थिति और विकासशील क्रांतियों की आवश्यकताओं के अनुसार भिन्न हो सकता है, लेकिन उन्हें किसी भी हालत में अर्थव्यवस्था के अपने मार्गदर्शन को नहीं छोड़ना चाहिए। मजदूर वर्ग की पार्टी और राज्य के मार्गदर्शन के बिना अर्थव्यवस्था समाजवादी अर्थव्यवस्था नहीं है, और जो समाज समाजवादी अर्थव्यवस्था पर आधारित नहीं है, उसे समाजवादी समाज नहीं कहा जा सकता। समाजवादी अर्थव्यवस्था की श्रेष्ठता को कितनी गुंजाइश दी जाती है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि पार्टी और राज्य इसे किस तरह से मार्गदर्शन देते हैं। हमारा अनुभव ये दर्शाता है कि समाजवादी समाज की अंतर्निहित प्रकृति को ध्यान में रखते हुए अर्थव्यवस्था का प्रबंधन विशेष रूप से तब किया जा सकता है, जब अर्थव्यवस्था के प्रबंधन में पार्टी समिति का सामूहिक मार्गदर्शन सुनिश्चित किया जाता है, जन दिशा को लागू किया जाता है, सभी उपक्रमों में राजनीतिक कार्य को प्राथमिकता दी जाती है और अधिकारियों के बीच क्रांतिकारी कार्य पद्धति और लोकप्रिय कार्यशैली स्थापित की जाती है। समाजवाद के पाखंडी समाजवादी स्वामित्व को निजी स्वामित्व में बदल रहे हैं, ये दावा करते हुए कि प्रशासनिक आदेश प्रणाली राज्य स्वामित्व के पूर्ण प्रभुत्व पर निर्भर करती है। समाजवादी स्वामित्व, जिसमें राज्य और सभी लोगों का स्वामित्व और सहकारी स्वामित्व शामिल है, सामाजिक आर्थिक आधार बनाता है जो लोकप्रिय जनता को राज्य और समाज के स्वामी की स्थिति पर कब्जा करने और इस तरह अपनी भूमिका निभाने में सक्षम बनाता है। ये स्पष्ट है कि यदि समाजवादी स्वामित्व को समाप्त करके निजी स्वामित्व में परिवर्तित कर दिया जाता है, तो उत्पादन के साधन निजीकरण के बाद देर सवेर विशेषाधिकार प्राप्त लोगों, सट्टेबाजों और मुट्ठी भर अन्य शोषकों के हाथों में केंद्रित हो जाएंगे। चाहे निजीकरण का तरीका कुछ भी हो, बहुत समय पहले ही उन देशों में निजीकरण किया गया था जहां समाजवाद ध्वस्त हो गया था, लेकिन करोड़पति पहले ही उभर आए हैं, जबकि अधिकांश मेहनतकश लोग बेरोजगारी और गरीबी के कारण पीड़ित हैं। जैसा कि तथ्य बताते हैं, मजदूर वर्ग की पार्टी और राज्य द्वारा अर्थव्यवस्था के मार्गदर्शन को अस्वीकार करना और समाजवादी स्वामित्व को खत्म करना पूंजीवादी शोषक व्यवस्था को पुनर्जीवित करने के अलावा और कुछ नहीं है, चाहे जो भी बहाना दिया जाए। समाजवाद पर अधिनायकवादी, बैरक जैसा और प्रशासनिक और आदेशकारी होने का आरोप लगाने वाला सारा समाजवाद विरोधी दुष्ट प्रचार समाजवादी सामूहिकता पर कीचड़ उछालने और बुर्जुआ व्यक्तिवाद की प्रशंसा करने के अलावा और कुछ नहीं है। इसलिए समाजवादियों और समाजवाद के पाखंडियों के बीच संघर्ष सामूहिकता पर आधारित समाजवाद और व्यक्तिवाद पर आधारित पूंजीवाद के बीच संघर्ष है। समाजवाद के पाखंडियों द्वारा की गई बदनामी का मुकाबला करने और समाजवाद के उद्देश्य की रक्षा करने के लिए हमें सामाजिक जीवन के सभी क्षेत्रों में सामूहिकता के सिद्धांत को पूरी तरह से अपनाना होगा। सामूहिकता समाजवाद का एक आवश्यक गुण है और समाजवाद की श्रेष्ठता और वैधता का स्रोत है। सामूहिकता, संक्षेप में, अपने व्यक्तिगत हितों की तुलना में सामूहिक हितों को अधिक महत्व देने की अवधारणा है। समाजवादी समाज में, जहां सभी मेहनतकश लोग समाजवादी मेहनतकश लोगों में तब्दील हो गए हैं, पूरा समाज एक बड़ा परिवार बन जाता है जिसके सदस्य अपने सामान्य हितों के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े होते हैं। समाजवादी समाज में सामूहिकता राज्य और समाज के हितों के प्रति उच्च सम्मान में अभिव्यक्ति पाती है। समाजवादी सामूहिकता राज्य और समाज के हितों को व्यक्तियों के हितों के खिलाफ नहीं रखती, ये सुनिश्चित करती है कि वे मेल खाते हों। समाजवादी समाज में राज्य और समाज को महत्व देने का अर्थ है लंबे समय में लोकप्रिय जनता, राज्य और समाज के मालिकों को महत्व देना। लोकप्रिय जनता मेहनतकश लोगों से बनी एक सामाजिक समुदाय है। लोकप्रिय जनता के हितों की रक्षा का अर्थ है प्रत्येक मेहनतकश व्यक्ति के हितों की रक्षा करना, जो इसका एक घटक है। समाजवादी सामूहिकता की बुनियादी आवश्यकता यह है कि लोग राज्य और समाज के हितों को प्रमुखता दें और राज्य और समाज के हितों के भीतर अपने हितों का पीछा करें। समाजवादी सामूहिकता राज्य और समाज के हितों की कीमत पर केवल व्यक्तिगत हितों के अनुसरण के खिलाफ है, फिर भी व्यक्तियों के हितों के खिलाफ नहीं है। ये समाजवादी सामूहिकता नहीं बल्कि बुर्जुआ व्यक्तिवाद है जो व्यक्तियों के हितों का उल्लंघन करता है। बुर्जुआ व्यक्तिवाद की प्रतिक्रियावादी प्रकृति यह है कि यह मुट्ठी भर शोषकों के हितों की खातिर सभी मेहनतकश लोगों के हितों का अतिक्रमण करता है। ये बुर्जुआ व्यक्तिवाद ही है जो पूंजीवादी समाज में संघर्षों और सामाजिक बुराइयों को जन्म देता है।
समाजवाद के आदर्श के रूप में सामूहिकता लगातार विकसित हुई है। सामूहिकता की अवधारणा के विकास में मार्क्सवाद की स्थापना का बहुत महत्व था। मार्क्सवाद ने स्पष्ट किया कि मानवता की मुक्ति व्यक्तियों द्वारा प्राप्त नहीं की जा सकती और मनुष्य द्वारा मनुष्य के शोषण और उत्पीड़न को समाप्त किया जा सकता है और लोगों के लिए वास्तविक स्वतंत्रता और समानता केवल मजदूर वर्ग के संयुक्त प्रयासों से ही प्राप्त की जा सकती है। महान नेता कॉमरेड किम इल सुंग ने जुचे विचार की रचना की और इस आधार पर समाजवादी विचार को विकसित किया और इसे पूर्णता तक पहुंचाया। इस प्रकार सामूहिकता की अवधारणा को उच्च स्तर पर विकसित किया। जुचे विचार में मूल अवधारणा निहित है कि इतिहास के निर्माता जो मानवता की नियति को गढ़ते हैं वे लोकप्रिय जन हैं, व्यक्ति नहीं, और उन्हें स्वतंत्र रूप से और रचनात्मक रूप से अपने भाग्य को गढ़ने के लिए एक सामाजिक राजनीतिक जीव में जोड़ा जाना चाहिए। एक अलग थलग व्यक्ति सामाजिक ऐतिहासिक प्रगति की प्रेरक शक्ति नहीं बन सकता है, न ही स्वतंत्रता, रचनात्मकता और चेतना वाले सामाजिक प्राणी के रूप में सामाजिक राजनीतिक अखंडता रख सकता है। किसी व्यक्ति की सामाजिक राजनीतिक अखंडता का मूल संगठन सामाजिक समुदाय है। ये केवल तभी संभव है जब कोई व्यक्ति सामाजिक समुदाय के सदस्य के रूप में अपने भाग्य को समुदाय के साथ जोड़ता है, तभी वह सामाजिक राजनीतिक अखंडता प्राप्त कर सकता है जो भौतिक जीवन से अलग है और अपने भाग्य के स्वामी के रूप में स्वतंत्र और रचनात्मक रूप से जी सकता है और विकसित हो सकता है। एक सामाजिक सामूहिकता में जिसमें लोग इतिहास के निर्माता एक सामाजिक राजनीतिक जीव में संयुक्त होते हैं, व्यक्तियों के बीच और सामूहिक और व्यक्तियों के बीच संबंधों में कॉमरेडली प्रेम और क्रांतिकारी दायित्व का सिद्धांत, जीवन और मृत्यु को साझा करने और एक दूसरे के प्रति समर्पित सेवा का सिद्धांत प्रबल होता है। सामूहिक और व्यक्तियों के बीच जीवन और मृत्यु को साझा करने वाले कॉमरेडली प्रेम और क्रांतिकारी दायित्व के संबंधों की अभिव्यक्ति समाजवादी सामूहिकता है जो एक के लिए सभी और सभी के लिए एक के सिद्धांत को मूर्त रूप देती है। जूचे विचार पर आधारित हमारा समाजवादी समाज वह समाज है जिसमें समाजवादी सामूहिकता सबसे अच्छी तरह से सन्निहित है। हमारी पार्टी का सामूहिक विचार महान नेता कॉमरेड किम द्वितीय सुंग द्वारा आयोजित और नेतृत्व किए गए जापानी क्रांतिकारी संघर्ष के दौरान बना था। अवर्णनीय रूप से कठिन परिस्थितियों के बावजूद कोरियाई कम्युनिस्ट क्रांतिकारी नेता के इर्द गिर्द एक सामाजिक राजनीतिक संगठन में दृढ़ता से एकजुट थे और क्रांतिकारी रैंकों और लोगों के बीच सामूहिकता के आधार पर घनिष्ठ रिश्तेदारी के संबंधों के लिए एक पैटर्न स्थापित किया। हमारे देश में सामाजिक क्रांति के 2 चरणों के माध्यम से लोगों के बीच सामूहिक एकता और एकजुटता में बाधा डालने वाले सामाजिक स्रोतों को समाप्त कर दिया गया है और समाजवादी निर्माण और सामूहिक शिक्षा का गहन विकास हुआ है। परिणामस्वरूप सभी लोग पार्टी और नेता के पीछे दृढ़ता से एकजुट एक सामाजिक राजनीतिक संगठन बनाते हैं। क्रांति के लिए एक स्वतंत्र प्रेरक शक्ति और सामाजिक जीवन के सभी क्षेत्रों में कॉमरेडली प्रेम और क्रांतिकारी दायित्व पर आधारित सामूहिक जीवन शैली को पूरी तरह से लागू किया गया है। हमारे लोग अब राजनीति, अर्थव्यवस्था और संस्कृति जैसे सामाजिक जीवन के सभी क्षेत्रों में राज्य और समाज के मालिकों की स्थिति में हैं और मालिकों के रूप में अपनी जिम्मेदारियों और भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। वे पार्टी और नेता के पीछे एकजुट होकर एक दूसरे के साथ अच्छे और बुरे समय को साझा करते हुए जुचे के क्रांतिकारी उद्देश्य को पूरा करने के लिए गतिशील रूप से आगे बढ़ रहे हैं। लोगों के जीवन को केवल उसके भौतिक पहलू से नहीं आंका जाना चाहिए, इसे मुख्य रूप से उसके सामाजिक और राजनीतिक पहलुओं और राज्य और समाज के वास्तविक स्वामी के रूप में उनके द्वारा भोगी जाने वाली जिंदगी के दृष्टिकोण से आंका जाना चाहिए। हमारे लोग जो स्वतंत्र और रचनात्मक जीवन जी रहे हैं वह एक वास्तविक जीवन है। ये स्पष्ट रूप से समाजवादी सामूहिकता को मूर्त रूप देने वाले हमारे अपने तरीके के मानव केंद्रित समाजवाद के अंतर्निहित लाभों को प्रदर्शित करता है। समाजवादी समाज में लोग राज्य सत्ता और भौतिक और सांस्कृतिक संपदा के स्वामी होते हैं। इसलिए सभी को एक स्वतंत्र और रचनात्मक जीवन का आनंद लेने का अधिकार है और एक ठोस प्रयास के माध्यम से इसे निरंतर मजबूत और विकसित करने की जिम्मेदारी है। हमारे देश में कोई बेरोजगार नहीं है, न ही कोई ऐसा व्यक्ति है जो शिक्षा और चिकित्सा उपचार प्राप्त नहीं कर सकता है, न ही कोई आवारा या भिखारी है। हमारे देश के सभी लोग अपनी रचनात्मक प्रतिभा को अपने कार्यस्थलों पर खिलने दे रहे हैं, जहां वे अपनी योग्यता और क्षमताओं के अनुकूल काम करते हैं और बिना किसी चिंता के एक न्यायसंगत और समृद्ध जीवन जी रहे हैं।
वे समाज के मालिकों के रूप में एक स्वतंत्र राजनीतिक जीवन का आनंद लेते हैं, उपयुक्त सामाजिक राजनीतिक संगठनों में नामांकित हैं। हमारे देश में हमारी पार्टी, एक जूचे क्रांतिकारी पार्टी, समाज के राजनीतिक मार्गदर्शक के रूप में लोगों की नियति की जिम्मेदारी उठाती है, उन्हें आगे बढ़ाती है और उनके जीवन के सभी पहलुओं का सावधानीपूर्वक ध्यान रखती है। पार्टी समितियां संबंधित इकाइयों के सर्वोच्च नेतृत्व निकायों के रूप में सामूहिक नेतृत्व के माध्यम से कामकाजी लोगों के स्वतंत्र अधिकारों को पूरी तरह से सुनिश्चित करती हैं और उनकी रचनात्मक गतिविधियों को ठीक से व्यवस्थित करती हैं। हमारे देश में वरिष्ठों और अधीनस्थों के बीच एकता और सभी के बीच भाईचारे वाला सहयोग एक सामाजिक प्रवृत्ति और रीति बन गई है। पार्टी जनता की सेवा करती है और जनता पार्टी के नेतृत्व को कायम रखते हुए एक दूसरे के साथ अच्छे बुरे समय को साझा करती है। यही हमारे लोगों की अजेय शक्ति का अनंत गौरव और स्रोत है। चाहे कितना भी तूफान क्यों न आए, हमारा समाजवाद अडिग है। ऐसा इसलिए है क्योंकि नेता, पार्टी और जनता की एकनिष्ठ एकता साकार हो चुकी है और जनता पार्टी और नेता के मार्गदर्शन में अपनी स्वतंत्र मांगों के अनुरूप एक नया जीवन बना रही है। इतिहास में दफनाए जा चुके पुराने विचारों को पुनर्जीवित करके समाजवाद के नए जीवन को बदनाम करना बेहद मूर्खतापूर्ण है। नए का मूल्य नए पैमाने से ही मापा जा सकता है। वास्तविकता ने एक बार फिर स्पष्ट रूप से दिखा दिया है कि पुराने की ओर लौटने का उपदेश देने वालों की सोच नई नहीं है। सामूहिकता और अधिनायकवाद में अंतर न कर पाने के बावजूद नए तरीके की बात करना उनके लिए हास्यास्पद है। पुराने तरीके और पुराने पैमाने से समाजवाद की वास्तविकता को विकृत करते हुए पूंजीवाद को पुनर्जीवित करना एक तमाशा है। हमें कुछ देशों में समाजवाद को मिली असफलता से उचित सबक लेना चाहिए और मूर्खों द्वारा लगाए गए सभी बदनामी को दृढ़ता से खारिज करना चाहिए और मानवता के उज्ज्वल भविष्य की ओर और अधिक दृढ़ता से आगे बढ़ना चाहिए तथा ऐसी बुद्धिमत्ता और साहस का प्रदर्शन करना चाहिए जिससे दुर्भाग्य को भी वरदान में बदला जा सके।